सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेला और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें हमारे पास दो ओम्बड्समैन होते हैं। ठीक है, एक हम आज करने वाले हैं और एक हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं दो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा सिलेबस जो है बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए। ठीक है, तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया था टेलीग्राम लिंक ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे नहीं हो तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम में जो ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन और यहाँ पे लिखा गया बैंकिंग ओम्बड्समैन। ठीक है, तो ये दोनों को दो एक ही होते हैं। ठीक है, इसको बैंकिंग ओम्बड्समैन बोलते थे पहले, अब इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। The banking ombudsman is a senior officer appointed by the Reserve Bank of India to redress customer complaints against deficiency in certain banking services। कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है या फिर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, वो एक सीनियर ऑफिशियल है जो कि अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। किसके लिए? कस्टमर की कंप्लेंट को रिड्रेस करने के लिए, यानी कि उनको सुनने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? डेफिशिएंसी इन सर्टेन बैंकिंग सर्विस। कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी कमी है सर्विस में, उससे रिलेटेड जो है उसके लिए इसको हायर किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। कि जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है वो एक्चुअल में है क्या? देखिए, द स्कीम में बी कॉल्ड एज ए रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि ये दो हैं ओम्बड्समैन स्कीम हमारे पास, एक हम ये कर रहे हैं, एक हम और करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। द स्कीम shall apply to the services provided by the regulated entity। regulated entity के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है उस उसमें ये स्कीम आती है। उसके बाद इन इंडिया टू इट्स कस्टमर अंडर द प्रोविजन ऑफ। और रेगुलेटेड एंटिटी जो है, ठीक है, जो प्रोविजन के अंदर कौन कौन सी, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हो गया, द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2005 हो गया, 2005 हो गया, और द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये चार चीज़ें हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, ये तो आपको वैसे भी याद रखना है कि आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934 में, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और ये भी आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, इसका भी आगे हमारे पास काम आएगा। अब बात आती है कि जो रेगुलर एंटिटी है, उस जो बोला गया है वो क्या है, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर आता क्या क्या है। रेगुलेटेड एंटिटी देखिए क्या होगा, ए बैंक, या तो एक बैंक हो सकता है या फिर ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, इसको आपके पास कई बार शॉर्ट में भी लिखा जाता है, जो कि हमारे पास बनता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी भी आपके पास कई बार लिखा आता है। और ए सिस्टम पार्टिसिपेंट और ए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जो हमने यहाँ पढ़ा था, द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एज डिफाइंड इन द स्कीम और एनी अदर एंटिटी में बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि ये चीज़ें होती हैं, ये एंटिटीज होती हैं, और साथ में और भी कोई अगर ऐड करनी है, कोई हटानी है, ठीक है, तो वो आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम जो उसके द्वारा सर्कुलर निकाला जाता है। तो ये है रेगुलेटेड एंटिटीज जिनके ऊपर बैंकिंग ओम्बड्समैन काम करता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड टर्नर ऑफ ओम्बड्समैन एंड डेप्टी ओम्बड्समैन। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके पास है ऑफ्टनली आता रहता है कि इनका जो टर्नर पूछ लिया जाए आपसे या फिर अपॉइंटमेंट पूछ लिया जाए कि इनके किन्हें अपॉइंट कौन करता है और इनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है, सीट पे रहने का, वो कितना होता है। तो देखिए, द रिजर्व बैंक में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर्स एज ओम्बड्समैन एंड डेप्टी ओम्बड्समैन। की जो आरबीआई है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एक या एक से ज्यादा ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं जो कि ओम्बड्समैन का काम करेंगे या फिर डेप्टी ओम्बड्समैन का काम करेंगे।
उसके बाद टू कैरी आउट द फंक्शन entrusted टू देम अंडर द स्कीम। इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपना, ठीक है, सौंपा लिखा है यहाँ पे, मतलब कि सौंपना, ठीक है, यानी कि वो टू कैरी आउट द फंक्शन इंटरेस्टेड अंडर द स्कीम, यानी कि इनको अपॉइंट कर सकता है, किस लिए, कि जो स्कीम के अंदर जो इनके काम है, जो फंक्शन है, जो इनको सौंपे गए हैं, उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड आता है जो कि थोड़ा टफ होता है, ठीक है, उसकी आपके पास हिंदी में यहाँ पे हम लिख दिया करेंगे, क्योंकि आपके पास जो इंग्लिश ग्रामर आती है उसमें आपके पास कई बार वर्ड मीनिंग भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब से मैंने स्टार्ट कर दिया कि जो भी कोई टफ वर्ड बीच में आता है, ठीक है, तो उसकी हिंदी आपके पास यहाँ पे आपको दिया करेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब इंटरेस्टेड वैसे हम सोचे तो हम क्या सोचेंगे, अगर हमें नहीं पता है कि ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है सौंपना। नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन और द डेप्टी ओम्बड्समैन as the case may be shall be made for a period not exceeding 3 years at a time, ठीक है। ये याद रखना है कि जो कितना होगा, 3 years से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि एक बार में जो अपॉइंटमेंट होगी बैट्समैन की, डेप्टी बैट्समैन की, वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि बोला जाएगा लेस देन और इक्वल टू 3 years। उसके बाद नेक्स्ट है establishment of centralized receipt and processing center CRPC। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने अगर पहले भी आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी किया है तो आपने नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आपके पास जो मैं तैयारी करा रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से करा रहा हूँ कि जैसा एग्ज़ाम अब की बार आया था, लास्ट टाइम आया था, वैसा अगर आपके पास एग्ज़ाम आ भी जाता है तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन उसमें ना छूटे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपके पास इसमें कराया जा रहा है, और दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे तो आपका क्लरिकल का हो, ठीक है, या आपका ऑफिसर का हो, बस फ़र्क क्या होता है कि क्लरिकल में थोड़ा ईज़ी रह जाता है, और इसमें थोड़ा-सा जो ऑफिसर है, उसमें थोड़ा-सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी सिलेबस दोनों का सेम है। उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट है हमारे पास कि सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर जो सीआरपीसी जिसको बोलते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। द रिजर्व बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड द सीआरपीसी, ठीक है, जो रिजर्व बैंक है वो सीआरपीसी को एस्टैब्लिश करता है। अब इसका काम क्या है देखिए, द कंप्लेंट्स अंडर द स्कीम मेड ऑनलाइन सेल बी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल के ऊपर जो कोई भी कंप्लेंट जो ऑनलाइन रजिस्टर की जाती है, ठीक है, वो इस पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद कंप्लेंट्स कैन आल्सो बी मेड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, ईमेल से भी की जा सकती है, फिजिकल फॉर्म में की जा सकती है, यानी कि कोई पोस्टल वगैरह देके, इंक्लूडिंग पोस्टल एंड हैंड डिलीवर कंप्लेंट। तो इस तरीके से भी जो कंप्लेंट है वो डिलीवर की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, फिजिकल मोड हो, या फिर पोस्टल या हैंड डिलीवर्ड कंप्लेंट की जा सकती है। उसके बाद कंप्लेंट दैट आर रिसीव्ड डायरेक्टली इन any of the office of the Reserve Bank shall be forwarded to the centralized receipt processing center for further action। अब आप अगर कंप्लेंट कहीं पर भी करते हो, इंडिया में किसी भी आरबीआई के ऑफिस में अगर कंप्लेंट करते हो, तो वो सारी सारी जो कंप्लेंट जाती है वो कहाँ पे चली जाती है, सीआरपीसी में उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक्शन आगे की जो प्रोसेस है वो की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस फॉर सीआरपीसी, कि जो सीआरपीसी है उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर इस्टेब्लिश है, ठीक है। सीआरपीसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल विस्टा सेक्टर 17, चंडीगढ़ 160017, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसका ऑफिशियल एड्रेस है सीआरपीसी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स और फंक्शंस क्या है देखिए ओम्बड्समैन के, द ओम्बड्समैन और डेप्यूटी ओम्बड्समैन शैल कंसीडर द कंप्लेंट ऑफ कस्टमर्स ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है। रेगुलेटेड एंटिटीज जो हमने पढ़ी थी 3-4, उनके अंदर जितने भी कस्टमर है वो सारे के सारे जो ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर आते हैं, तो उनकी कंप्लेंट जो सुनते हैं रिलेटिंग टू डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। उसके बाद देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट इन ए डिस्प्यूट, यानी कि इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं ना लोकपाल पढ़ेंगे हम,
ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो उसमें एक लिमिट होती है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट का आप जो कंप्लेंट है वो यहाँ पे कर सकते हो, इस पर्टिकुलर अमाउंट की यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो ओम्बड्समैन है, यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिमिट नहीं होती। उसके बाद दैट कैन बी ब्रॉट बिफोर द ओम्बड्समैन फॉर विच द ओम्बड्समैन कैन पास एन अवार्ड। यानी कि जो इनके आगे आएगी कोई भी जो कंप्लेन आएगी तो उसके जो रिगार्डिंग वो कोई भी अवार्ड पास कर सकते हैं, यानी कि जो कंपनसेशन पास कर सकते हैं। हाउएवर फॉर एनी कंसिक्वेंशियल लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट, यानी कि अगर कोई लॉस हुआ है कंप्लेनेंट का, कंप्लेनेंट कौन, जिसने कंप्लेंट की है, द ओम्बड्समैन शैल हैव द पावर टू प्रोवाइड ए कंपनसेशन अप टू 20 लाख, यानी कि 20 लाख तक की कंपनसेशन जो ओम्बड्समैन प्रोवाइड कर सकता है। वो किस बेस पे की जाएगी कि कितना उसका नुकसान हुआ है, जो कंप्लेनेंट है वो कितना उसका नुकसान हुआ है, उस बेस पे जो मैक्सिमम है 20 लाख तक की कंपनसेशन प्रोवाइड की जा सकती है। इन एडिशन अप टू रुपी 1 लाख और द लॉस ऑफ द कंप्लेनेंट टाइम एक्सपेंस, और साथ में ही जो कंप्लेनेंट का जो टाइम और जो उसके पैसे खर्च हुए हैं उसके एवज में भी 1 लाख तक का लॉस दिया जा सकता है। इनक्योर्ड expense incurred and for harassment mental anguish suffered by the complainant, यानी कि 1 लाख रुपए जो दिए जाएंगे किस लिए दिए जाएंगे, जो उसने टाइम और जो उसके एक्सपेंस लगे हैं। इनक्योर्ड का मतलब क्या होता है, व्यय किया, यानी कि खर्च किया उसने, ठीक है, जो उसका टाइम खर्च हुआ, जो उसके जो पैसे खर्च हुए, ठीक है, उसका। और हार्समेंट, जो उसको हार्समेंट हुए, मेंटल मेंटल एंगिश, एंगिश क्या हो गया, पीड़ा, यानी कि जो उसको मेंटल जो पीड़ा हुई, ठीक है, उसने मान लो केस किया, इतने टाइम लगा उसमें, तो वो सारा का सारा सफर्ड बाय द कंप्लेंट, तो उसकी एवज में भी 1 लाख रुपए तक की कंपनसेशन जो है ओम्बड्समैन प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है while the ombudsman shall have the power to address and close all complaint, कि जो ombudsman है उसके पास पावर है सभी जो कंप्लेंट को एड्रेस और क्लोज करने की। द डेप्टी ombudsman shall have the power to close those complaints falling under the clause of clause 10, यानी कि जो ombudsman है उसके पास पूरी पावर है कि कोई भी कंप्लेंट है किसी भी तरीके की, वो सभी कंप्लेंट को एड्रेस कर सकता है और उनको क्लोज कर सकता है। लेकिन जो डेप्टी ओम्बड्समैन है उसके पास है, जो स्कीम के अंदर क्लोज 10 है उसके अंदर जो भी जिस तरीके के कंप्लेन है सिर्फ उनको ही वो एड्रेस कर सकता है, ठीक है, सेटल कर सकता है और उनको क्लोज कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक और दिया कि एज स्टेटेड अंडर क्लोज 14 ऑफ द स्कीम। उसके बाद बात आती है हमारे पास कि हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट, कि एक कंप्लेंट जो है उसको किस तरीके से रजिस्टर किया जाएगा। एनी पर्सन हु एज ए ग्रीवेंस against a bank or any one or more of the grounds mentioned in clause 8, यानी कोई भी पर्सन है जिसको ग्रीवेंस है, कोई भी शिकायत है, ठीक है, अगेंस्ट बैंक, बैंक से, या फिर एनी वन और मोर ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन क्लोज 8, यानी कि या तो बैंक से हो सकती है या किसी बैंक के एम्प्लॉय से हो सकती है, उनकी प्रोसेस से हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम जाके पढ़ेंगे। of the scheme may himself or through the authorized representative other than an advocate, यानी कि उसकी कंप्लेंट या तो वो खुद कर सकता है, हिमसेल्फ खुद कर सकता है, या फिर किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो कि एडवोकेट ना हो, ठीक है, उसके थ्रू कर सकता है। मेक ए कंप्लेंट टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन whose jurisdiction the branch or office of the bank complained against is located, यानी कि किस जुरिडिक्शन में करना है, जहां पर जिस बैंक के खिलाफ, जिस बैंक के अगेंस्ट उसको कोई कंप्लेन करनी है, जिस जुरिडिक्शन में वो पड़ता है, ठीक है, उसी जुरिडिक्शन में वो करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई जो बैंक है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसका जुरिडिक्शन क्या है, कुरुक्षेत्र है, तो अब उसको ये नहीं है कि उसको करनाल में कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि जिस जुरिडिक्शन में वो बैंक है उसी जुरिडिक्शन में कंप्लेंट करनी है। नेक्स्ट, द कंप्लेंट इन राइटिंग writing shall be duly signed by the complainant or is authorized stating clearly, यानी कि कोई भी कंप्लेंट है जो रजिस्टर जो की जाएगी कंप्लेनेंट के द्वारा,
वो ड्यूली साइन होनी चाहिए कंप्लेनेंट के द्वारा या फिर उसकी अथॉरिटी के द्वारा। और क्या-क्या क्लियर होना चाहिए उसके ऊपर, स्टेटिंग क्लियरली द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, नेम और एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच और ऑफिस ऑफ द बैंक अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज मेड। ठीक है, पहली बात तो कि अपना एड्रेस होना चाहिए। दूसरा कि जो बैंक है, जिस बैंक के खिलाफ, जिस बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट की जा रही है, उसका भी प्रॉपर एड्रेस, उसके ऊपर ब्रांच का एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद द फैक्ट्स गिविंग राइज टू द कंप्लेंट, और जो फैक्ट्स हैं यानी कि जिसके कारण कंप्लेंट की जा रही है वो भी अच्छे से मेंशन होने चाहिए। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द लॉस कॉज टू द कंप्लेनेंट, और जो कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, वो भी अच्छे से बताया जाना चाहिए। एंड द रिलीफ सॉट फॉर, रिलीफ सॉट फॉर का मतलब क्या है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्ड एक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक रिलीफ सॉट फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, मांगा गया, यानी कि जो जो कंपनसेशन मांगी जाएगी, ठीक है, या जो भी अवार्ड जो चाहता है कंप्लेंट कि मुझे ये दिया जाए, तो वो भी उसमें अच्छे से मेंशन होना चाहिए। तो ये जो वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी आपके काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लेंट एंड फॉर ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट, यानी कि जो कंप्लेंट की जाती है उसका ग्राउंड क्या क्या हो सकता है, किस बेस पे की जा सकती है। Customers can file a complaint if a regulated financial entity fails to provide proper service, अगर proper service नहीं provide कराती है। The grounds for these complaint include a wide range of issues such as, ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से इशू आते हैं। अब ये जो आप पढ़ोगे ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट, ये खुद एक टॉपिक जो कम से कम 3-4 पेज का था। ठीक है, तो इसको मैंने समराइज कर दिया है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डीप में हम लेके नहीं जाएंगे, नहीं तो ये जो टॉपिक है लगभग 3-4 पेज का अकेला टॉपिक था ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट का। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, पेमेंट एंड कलेक्शन इशू। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप वाइज इसमें कर दिया है। अब पेमेंट इन कलेक्शन में क्या हो सकता है, डिलेस इन कैशिंग चेक, पेमेंट रेमिटेंस, पेइंग रेमिटेंसेस, या फिर इशूइंग ड्राफ्ट। ठीक है, अब जो पहले था ये सारा अलग अलग था, उसमें आगे एक्सप्लेनेशन थी इसके एक दो दो लाइन की, तो बहुत ज़्यादा था, तो इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाँ किस किस क्या क्या ग्राउंड बनेगा और किस किस जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, या जो अलग अलग ये स्टेप है, कहाँ कहाँ पर ये हो सकता है। दूसरा, कैश एंड कोइन इशू, कैश और कोइन इशू में क्या होगा, अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट स्मॉल नोट्स, यानी कि स्मॉल नोट्स को रिफ्यूज कर दिया जाए, कोई जस्टिफिकेशन ना दी गई हो। और कॉइन्स, या फिर चार्जिंग एक कमीशन फॉर देम, या फिर उनके लिए चार्ज किया जा रहा हो कि हम आपके छोटे नोट जो डिपॉजिट कर लेंगे लेकिन उसके लिए आपको कमीशन देना पड़ेगा। या फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट मैनेजमेंट, जैसे डिले इन क्रेडिटिंग अकाउंट, नॉट फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट डायरेक्टिव, रिफ्यूजिंग टू ओपन और क्लोज अकाउंट विदाउट अ वैलिड रीजन, और चार्जिंग फीस विदाउट नोटिस। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको कोई ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इससे ही पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात की, जैसे जैसे चार्जिंग फीस विदाउट नोटिस, कि कोई फीस जो ली जा रही है कोई नोटिस नहीं दिया गया हो। उसके बाद डिजिटल एंड कार्ड सर्विसेज, डिजिटल कार्ड सर्विसेज में देखिए क्या आएगा, प्रॉब्लम्स विद एटीएम डेबिट कार्ड, लाइक ए डेबिट विदाउट कैश, यानी कि जो डेबिट हो गया हो लेकिन कैश ना निकला हो। उसके बाद क्रेडिट कार्ड की जैसे कि रॉन्ग बिलिंग हो गई हो, अनवांटेड चार्जेस लगा दिए गए हो, या फिर मोबाइल बैंकिंग में जैसे कि फेल्ड ऑनलाइन पेमेंट, तो इस तरीके की सारी कंप्लेंट इसके अंदर आती है। नेक्स्ट, फॉर बैंकिंग सर्विसेज, जैसे फेलियर टू फॉलो वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स जो होते हैं बैंक के वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। नॉट डिलीवरिंग प्रोमिस सर्विस, जो सर्विसेज दी जानी है वो नहीं दी जा रही है। इश्यूज विद पेंशन पेमेंट, पेंशन पेमेंट में कोई इशू है। डिले इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर फ्रॉम रिकवरी एजेंट, ये सारे के सारे भी आते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी प्रोडक्ट में क्या आएगा, इन प्रॉपरली सेलिंग इंश्योरेंस और अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लैकिंग ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो ये कोई हिडन चार्जेस है वो नहीं बताया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है। फिर उसके बाद, और फेलिंग टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, अगर सर्विस जो प्रोडक्ट सेल कर दिया गया उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करा जा रही है, तो ये भी सारे के सारे ग्राउंड होते हैं कंप्लेंट का। नेक्स्ट, जर्नल नॉन कंप्लियंस, एनी वायलेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
डायरेक्टिव्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट, और जो डायरेक्शन दी गई है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये सारे के सारे हमारे पास आते हैं ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है ओम्बड्समैन पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कि ओम्बड्समैन के पास क्या पावर होती है कि वो इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकता है, इंफॉर्मेशन को मांग सकता है। देखिए, द ओम्बड्समैन में फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट ड्यूटीज, यानी कि जो ओम्बड्समैन कौन है, एक बैंक नहीं है, वो एक ऑफिसर है, ठीक है। तो जो ऑफिसर है वो किसी भी बैंक को, अगर उसके पास कोई कंप्लेंट आई है किसी कस्टमर की, तो उसके रिगार्डिंग वो कोई भी तो इंफॉर्मेशन बैंक से मांग सकता है। तो उसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। Under this scheme require the regulated entity against whom the complaint has been made or any other regulated entity which is party of the dispute, यानी कि इस स्कीम के अंदर जो ड्यूटीज हैं उसकी, तो उनको पूरा करने के लिए रेगुलेटेड एंटिटी कोई भी है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई है, ठीक है, तो उनसे वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है। टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन और फर्निश सर्टिफाइड कॉपी, या तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मांग लेंगे या फिर सर्टिफाइड कॉपी से भी मांग सकते हैं कि आप मुझे सर्टिफाइड कॉपी दीजिए इसकी, ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द कंप्लेंट विच आर और इज एलिग टू बी इन इट्स पोजेशन, ठीक है, कि कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, कोई सर्टिफाइड कॉपी मांग सकता है, कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है बैंक से, या कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी है, ठीक है, बैंक नहीं बोलेंगे, रेगुलेटेड एंटिटी बोलेंगे, क्योंकि बैंक से अलग भी इसमें 3-4 चीजें हैं, ठीक है। तो रेगुलेटेड एंटिटी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है कोई भी ओम्बड्समैन मांग सकता है, ये ओम्बड्समैन की पावर है। नेक्स्ट, द ओम्बड्समैन शैल मेंटेन कॉन्फिडेंटली ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो उनकी कॉन्फिडेंसी है वो बना के रखनी पड़ेगी। यानी कि जो ओम्बड्समैन है, ऐसा नहीं है कि कंप्लेनेंट ने कोई कंप्लेंट की है और ओम्बड्समैन ने वो इंफॉर्मेशन बैंक से मांगी और उसको लीक कर दिया या गलती से हो गया, ठीक है, तो ऐसी कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। कमिंग टू इट्स नॉलेज, जो भी यानी कि उसके पास आएगी वो सारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। और पोजेशन इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग ड्यूटीज एंड शैल नॉट डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट टू एनी पर्सन एक्सेप्ट एज अदरवाइज रिक्वायर्ड बाई लॉ, इस इंफॉर्मेशन को किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं देना है, डॉक्यूमेंट को नहीं देना है, अदरवाइज रिक्वायर्ड बाई लॉ, अगर लॉ से में वो नहीं है, सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, और with the consent of the person furnishing such information और documents, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि जो ओम्बड्समैन की पावर होती है किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी से इंफॉर्मेशन कॉल करने की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आइज़ में प्रॉब्लम के कारण लगभग 7 दिन हो गया, आज पूरे 7 दिन के बाद ये वीडियो आई है। प्रॉब्लम अब भी है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, ठीक है, आपका, तो इसलिए वीडियो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है। और वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी, बिल्कुल फ्री में आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। लगभग 35-40 के आस-पास वीडियो होगी, 100 से ऊपर वीडियो आएँगी सिलेबस की, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएँगी, जो कि भी किसी भी चैनल के ऊपर प्रोवाइड नहीं कराई गई है, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी आपके पास आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।